वन मोर सैंपल पेपर फॉर यू। जल्दी जल्दी से इसकी प्रैक्टिस कर लो, हो सकता है इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस या कुछ क्वेश्चंस तो पक्का आपके पेपर में आएंगे, इसीलिए मैंने एक ही दिन में दो दो सैंपल पेपर अपलोड किया हुआ है। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द प्रैक्टिस विथ यू। तो आप एक कॉपी और पेन लीजिए, फटाफट मार्क कीजिए मेरे साथ भी। आप एक बारी में आंसर बताऊं उससे पहले भी मार्क कर सकते हैं, अगर नहीं करेंगे टेंशन नहीं है। तसल्ली पूर्वक देखिए, जो जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट को बार बार रिपीट करता हूं उसे जरूर कॉपी में नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन करेंगे तो यादें बनी रहेंगी, यादें बनी रहेंगी तो नंबर आएंगे, क्योंकि जब याद आती है तो कुछ और नहीं आती। ठीक है सरकार, बहुत देवता इंसान हो। आगे चलते हैं, जरा एक बार आप मेरी तरफ देख लीजिए। कहता है मैच द फॉलोइंग वंस अगेन, आई एम ऑलवेज सैड, कि जब भी मैच द फॉलोइंग आता है आप शुक्र मनाइए परमात्मा का कि कुछ अच्छा है, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में सारी चीजें नहीं भी आती, एक चीजें आती है तो माहौल सेट है सर। ठीक है, एक बारी देखिए जरा। कहता है एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, लिक्विड एलिमेंट क्या होते हैं, कौन क्या होता है मुझे नहीं पता, पर एक चीज तो मुझे पता है सुरेश, कि क्या पता है एक बार जरा देखिए तो। कहता है एलिमेंट क्या हो सकता है, एलिमेंट वो होता है जो फिक्स कंपोजिशन में हो। तो देखिए जो एलिमेंट क्या हो सकता है, एलिमेंट जो मेरे हिसाब से लग रहा है इट विल बी अ गोल्ड। एलिमेंट क्या हो जाएगा सरकार, गोल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो अगर एलिमेंट गोल्ड हो रहा है तो ए का डी देखिए कहां पे जा रहा है, ए का डी, ए का डी ये रहा, बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बाकी कुछ सोचना ही नहीं है। अगर मान लीजिए आपको एलिमेंट नहीं समझ में आ रहा, एलिमेंट गोल्ड होता है, तो आप कंपाउंड देख लीजिए। कंपाउंड क्या होता है, जो ये शुगर होता है ना सर, शुगर एक कंपाउंड है। क्या है, शुगर एक कंपाउंड होता है। क्यों, क्योंकि शुगर किससे मिलता बनता, CHO से मिलके बनता है। इसमें 12 होते हैं, इसमें 22 होते हैं, इसमें 11 होते हैं। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं शुगर, जिसे आप सुबह सुबह चाय में डाल के पीते हैं। सर चाय थोड़ा सा कम कर दीजिए, क्योंकि शुगर सेहत के लिए हानिकारक है। ठीक है सर, ये बात याद रखेंगे। और बाबूजी जरा मिक्सचर बता दीजिए क्या हो जाएगा। मिक्सचर, मिक्सचर में आपको पता ना सॉल्ट का सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्ट ले लीजिए, 2-3 मिला दीजिए, उसे हम सॉल्ट सॉल्यूशन को मिक्सचर बोलते हैं। और हमेशा याद, लिक्विड एलिमेंट, लिक्विड एलिमेंट एक ही है सर, वो है मरकरी। क्या है, मरकरी। Hg होता ना, इसे मरकरी बोलते हो, थर्मामीटर में लगा होता है। तो फर्स्ट का बी ऑप्शन करेक्ट। एक ही चीज अगर आता रहेगा तो भी माहौल आपका सेट है। पूरा चीज मैं नहीं पढ़ा, मैंने सिर्फ एक पढ़ा, फर्स्ट का डी, और मैंने मार्क करके आगे बढ़ गया, आगे नहीं पढ़ना मैंने। ठीक है सर, आपकी जानकारी के लिए बताया था मैंने, वरना मैं ना बताने वाला हूँ। अगला सरकार देखिए, कहता है द मोस्ट अबंडेंट, कहता है द मोस्ट अबंडेंट का मतलब जो बहुत ज्यादा मौजूद हो, मटेरियल ऑन अ प्लांट सेल वॉल। याद रखिए, प्लांट के सेल की वॉल में, प्लांट के सेल की वॉल में सबसे ज्यादा क्या मिलता है, सिर्फ एक चीज, देख इधर, हमेशा याद रखो, प्रोटीन है सर। प्रोटीन तो लिमिटेड है, लिपिड भी नहीं, लिपिड भी लिमिटेड है, वैक्स भी नहीं, वो भी लिमिटेड है, सेलुलोज, सेलुलोज ही हर जगह मिलता है। आपने ग्रीन एल्गी देखी है, उसमें जो ग्रीन ग्रीन होता है वो सेलुलोज ही है। ठीक है सरकार, तो प्लांट में सबसे ज्यादा सेलुलोज मिलता है। सेल फोन को भी बोलते हैं, हर जगह मिल जाता है, एक एक के पास दो दो, लोग छुप छुप के बातें करते हैं सर। ठीक है तो प्लांट सेल में क्या मिलता है, सेलुलोज मिलता है। उम्मीद करता हूं ये आपके बातें याद रहेंगी। अगला सवाल ये रहा, एक बार आप मुझे देख के बताइए हाँ या ना। देखिए कहता है एरिया अंडर द वी टिक। सबसे पहले ग्राफ बनाइए। ग्राफ किसके किसके, वी बोले तो वेलोसिटी, टी बोले तो टाइम, बी बोले तो वेलोसिटी, टी बोले तो टाइम। उसने पूछा है एरिया, क्या पूछा है बाबूजी, एरिया। एरिया क्या होता है, L इंटू में बी, एरिया क्या होता है, L इंटू में बी। तो मान लेते हैं लेंथ टी है, तो लेंथ देखो ना, लेंथ की जगह क्या दिया है उसने, टाइम दिया है। मुझे कैसे पता चला, मुझे कैसे पता चला यहाँ पे टाइम आएगा, मुझे कैसे पता चला यहाँ वेलोसिटी आएगी। देखना, उसने खुद कहा था कि एरिया अंडर द बी एंड टी, तो वेलोसिटी ये रहा, टाइम ये रहा। उसने एरिया कहा था तो एरिया का फॉर्मूला लगा दिया, लेंथ इंटू बिट, लेंथ में टाइम दिया है तो टाइम लिख दिया। बोल हाँ या ना। इंटू था तो इंटू लिखा। वेलोसिटी क्या होती है, तो वेलोसिटी की जगह मैंने वेलोसिटी लिख दी। तो देख जरा एरिया कैसे निकालूंगा, देखना एरिया कैसे निकालूंगा। टाइम की जगह जरा टाइम रख। वेलोसिटी को क्या लिख सकता हूं मैं, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, हाँ या ना। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, बोल हाँ या ना।
वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। आई होप वो दिख रहा होगा, यहीं पे कर देता हूँ ना। तो ये रहा एरिया, एरिया को ए लिखा, टाइम की जगह टी लिखा, और डिस्प्लेसमेंट को डी लिख दिया, टाइम की जगह टी लिख दिया। ये टाइम से टाइम खलास हो जाएगा। एरिया इक्वल टू क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट। एरिया इक्वल टू क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट। एरिया इक्वल टू क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट। कहता है कि ये किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। द ग्राफ रिप्रेजेंट द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज यूनिट। उसकी यूनिट पूछा है, तो ग्राफ किसकी यूनिट, किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। तो मीटर विल बी द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया? बच्चों को समझ नहीं आता, हुआ क्या यार, ग्राफ बोला था BNT का बना, उसने बोला एरिया बताओ, तो मैंने एरिया लिखा। एरिया का फॉर्मूला होता है L इंटू में B, L इंटू में B। L की जगह टाइम दिया था और B की जगह वेलोसिटी दिया था, तो मैंने लिख दिया। और T की जगह देख T लिखा, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। T से T खलास हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, एरिया इक्वल टू में डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर। सुन रहा है ना तुम? अगला सवाल ये रहा, टी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। कहता है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री समझते, जहाँ पे जानवरों को पाला जाता है, जहाँ पे जानवरों को रखा जाता है, फिर उनकी देखभाल की जाती है, उनको खिलाया पिलाया जाता है, फिर उनमें से जो यूजफुल प्रोडक्ट होते हैं उनसे ले लिए जाते हैं, फिर उन्हें बेच दिया जाता है ताकि उससे पैसा कमा सके। मान लीजिए आप एक गाय लेके आते हैं, तो गाय को रहने के लिए जगह देंगे, उसे खिलाएंगे पिलाएंगे, साफ है सफाई है, फिर वो जब बच्चा दे देगी तो उसमें से आप दूध निकालेंगे, फिर उसको आप बेच देंगे। ये सारा काम एनिमल हस्बेंड्री में होता है। तो जरूर नहीं, बहुत लोग सुअर भी रखते हैं, सुअर को पालते हैं, सब बड़ा जब बच्चे दे देता, ढेर सारे बच्चे सुअर दे देता है, तो उन बच्चों से भी वो लोग क्या करते हैं, उस चीजों से जो बच्चे आ जाते हैं ना सरकार, उस बच्चे से फिर वो लोग बेच देते हैं, उसे मीट बेच देते हैं ताकि ढेर सारा पैसा कमा सके। तो यही चीज होती है, किस चीज के लिए सरकार, एनिमल हस्बेंड्री में उनको पालन पोषण किया जाता है। पालन पोषण करके और क्या किया जाता है, पालन पोषण करके फिर उन्हें यूजफुल प्रोडक्ट को बेच दिया जाता है ताकि ढेर सारा पैसा कमाया जा सके, किसमें, एनिमल हस्बेंड्री में। तो कहता है कि ये जो एनिमल हस्बेंड्री है इज द साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये साइंटिफिक मैनेजमेंट है, किस चीज का होता है सरकार, एनिमल की ब्रीडिंग। हाँ, एनिमल से दूध निकाला जाता है। कल्चर ऑफ एनिमल, सर कल्चर ऑफ एनिमल नहीं होता, एनिमल का कोई कल्चर नहीं है, समझे ना। कल्चर क्या होता है, एनिमल लाइव स्टॉक। हाँ, एनिमल की लाइव स्टॉकिंग की जाती है, ढेर सारे एनिमल को रखा जाता है। और रियरिंग ऑफ एनिमल, हाँ उनसे यूजफुल प्रोडक्ट को निकाल के बेच दिया जाता है। तो एनिमल की ब्रीडिंग भी होती है। लाइव स्टॉक का मतलब होता है उन्हें रखना एक जगह पे, साफ सफाई तरीके अच्छे से रखना। और रेयरिंग फिर उन्हें यूजफुल प्रोडक्ट को बेच देना, उसे कहते हैं एनिमल लाइव स्टॉक एंड रेयरिंग ऑफ एनिमल। का मतलब, इन दोनों का मतलब सिर्फ यही है कि आप एनिमल को रखते हैं, उन्हें साफ सफाई रखते, खिलाते पिलाते हैं, फिर उसमें से जो यूजफुल प्रोडक्ट होता है उसे बेच देते हैं। इस चीज को हम बोलते हैं एनिमल लाइव स्टॉक एंड एनिमल रेयरिंग। ठीक है सरकार, तो ये तीनों चीजें हैं एनिमल हस्बेंड्री में होती हैं। तो ए 1/3 4 1/3 4 किस में है, 1/3 4 किस में है, 1/3 4 किस में हो जाएगा। तो सर पहला 1/3 4 किस में है भाई, 1 है, सेकंड आ गया, सेकंड आ गया, सेकंड आ गया, सेकंड आ गया। एनिमल कल्चर, सर इसमें थोड़ी सी मिस्टेक, आप इस बात को ध्यान में रखिए, इसमें सब भर दिया है, इसमें ऑप्शन में डाला नहीं, तो करेक्ट ऑप्शन होगा 1 और 3rd और 4th। ठीक है सरकार, 1/3 4 विल बी द करेक्ट ऑप्शन, 1/3 4 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है सर, ये वाला करेक्ट होगा, दो जिसमें भी है वो सब गलत है। ठीक है सर, याद देखें यहाँ पे 2 को 2 बार दे दिया, जिसने भी वीडियो बनाई है पता नहीं वो उसमें क्या है सर। ठीक है, तो 1 3rd एंड 4th, वो मेरा दोस्त गुस्से में रहा होगा वीडियो बनाते वक्त लगता है। ठीक है, 1/3 4 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, याद रखिए 1/3 4, 1/3 4। अगला ठीक है, कहता है सर्वाइवल ऑफ प्लांट इन अ टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट हैज बीन मेड पॉसिबल बाय द। देखिए टेरेस्ट्रियल जो इन्वायरमेंट होता है ना, टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में जो प्लांट होते हैं वो सरवाइव कर पाते हैं, उसके पीछे का कारण क्या है सर, उसके पीछे का कारण क्या है, कंडक्टिंग टिश्यू, एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू, पैरेन्काइमास टिश्यू या इंटरकैलरी टिश्यू। देखिए इंटरकैलरी टिश्यू वो होता है जो ब्रांचेस देता है ट्री को, जो ट्री को ब्रांच देता है वो इंटरकैलरी टिश्यू। तो जो टेरेस्ट्रियल, जो जमीन पे, जो धरती पे जो पेड़ पौधे पनप रहे हैं वो ब्रांच की वजह से नहीं। पैरेन्काइमा में फूड का काम होता है, उसमें नहीं। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में वो
प्लांट की लंबाई बढ़ाता है। अरे प्लांट की लंबाई तब बढ़ेगी ना जब प्लांट जिंदा बचेगा, तो ये भी नहीं होगा। पैरेन्काइमा में फूड की जरूरत तब होगी जब जिंदा बचेगा। सबसे अच्छा है कंडक्टिंग टिश्यू। कंडक्टिंग टिश्यू में आपको पता ना जाइलम और फ्लोएम आते हैं। जाइलम जो जल देता है और फ्लोएम जो फूड देता है। तो जमीन के ऊपर जितने भी प्लांट जिंदा हो रहे हैं ड्यू टू द कंडक्टिंग टिश्यू। कंडक्टिंग टिश्यू में दो आते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम बोले तो जल देता है, फ्लोएम फूड देता है। याद रखिए ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, टेरेस्ट्रियल चीजों पे, टेरेस्ट्रियल लैंड पे जो प्लांट सर्वाइव कंडक्टिंग टिश्यू के ही कारण करते हैं। अगला सवाल ये रहा। ठीक है, याद रखेंगे सरकार। देखिए जरा अगला है, कहता है द स्ट्रक्चर विच फॉर्म्स अ बैरियर बिटवीन द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल एंड इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल इन। सर सिंपल सी बात है यार, एनिमल सेल में अंदर और बाहर के बीच में एक दीवार होती है। उस दीवार को क्या बोलते हैं? उस दीवार को क्या बोलते हैं? सेल कोट नहीं बोलते हैं। क्या बोलेंगे? सेल वॉल बोलेंगे, या म्यूसिलेज बोलेंगे, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दैट करेक्ट विल बी सर, करेक्ट आंसर विल बी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होती है जो दोनों को अलग करेगी, जो बॉर्डर लाइन पे होती है। किसके? प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो बॉर्डर लाइन पे होती है, इसलिए वो अलग करती है, इनसाइड को अलग, आउटसाइड को अलग। प्लाज्मा मेम्ब्रेन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है सरकार, थोड़ा सा इसको आप देखेंगे तो और अच्छे बेहतर समझ पाएंगे। अगला है सर ये, ठीक है, आपको पता है ना कैलकुलेट जेली। जेली क्या होती है? ZnCl2। सर इसे हम बोलते हैं जली, जली को बोलते हैं ZnCl2। कहता है कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ जली। जली को याद रख लीजिए, ZnCl2 को हम जली बोलते हैं। तो अब फॉर्मूला यूनिट मास, इसका मोलिकुलर मास क्या होता है? Zn का याद रख लीजिए सर, 66 याद रख के जाना आपको। 66 Zn का मोलिकुलर मास होता है। और क्लोरीन का तो आपको पता है 35.5 ही होता है। क्लोरीन को तो आपको पता है 35.5 होता है। पर क्लोरीन यहाँ पे कितने हैं सर? यहाँ पे क्लोरीन 2 है तो यहाँ पे 2 लगाऊंगा। आपको बात समझ में आई? मैंने यहाँ पे 2 क्यों लगाया? 2 इसलिए लगाया ना, देखिए Zn का 66 होता तो 66 लिखा, क्योंकि इनको प्लस करना है तो प्लस किया। क्लोरीन का आप याद रख लीजिए 35.5 होता है तो 5 लिख दिया। 2 क्यों? क्योंकि क्लोरीन 2 होते हैं तो 2 कर दिया। जरा इन दोनों को सबको जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो आप अगर इसे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? आप इन्हें अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? तो ये हुआ 10 और ये हुआ 70 और एक हो जाएगा 71। ठीक है, कितना हो जाएगा? 71। तो इसे आप ऐड कर देंगे तो 137 हो जाएगा, है ना? करेक्ट, 137U। ठीक है, यही है जेली, यही है जेली का एटॉमिक मास यूनिट। तो ये देखिए 137 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है सर, यू क्यों? यू एटॉमिक मास की यूनिट होती है। यू क्यों लगाया मैंने? इट्स अ यूनिट ऑफ एटॉमिक मास यूनिट, यू इसकी यूनिट होती है। ठीक है, जेली का फॉर्मूला याद है कि ZnCl2, इट्स छू नहीं छू। ठीक है सर, देख लीजिए जल्दी से और एक बार रिवाइंड करके देखेंगे वीडियो, यू विल गेट द पॉइंट। अगला सवाल देख लेते हैं। ठीक है सर, इसको रुकिए, जरा अगले सवाल पे आ जाइए तो। ठीक है, अगला सवाल देखिए। फिर कहता है, इसको समझते हैं पहले। कहता है एन ऑब्जेक्ट वेट 10 न्यूटन इन एयर। कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मैंने एयर में वेट कर दिया है। कोई मेरे पास एक बॉल है जिसका मैंने हवा में उसका वजन नापा तो 10 किलो की है, 10 न्यूटन की है। व्हेन इमर्ज इन अ वाटर, और उसी बॉल को जब मैंने पानी में डाल दिया, उसी बॉल को जब मैंने पानी में डाल दिया, उसी बॉल को जब मैंने पानी में डाल दिया, तो आपको पता है जैसे ही आप पानी में डालोगे ऊपर की तरफ एक फोर्स लगती है और वेट नीचे की तरफ लगता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो जैसे हमने इसे पानी में डाला, जो इसका वेट है पानी वाटर के अंदर, जो इसका वेट है वाटर के अंदर इसका वेट है वो 8 न्यूटन हो गया। देखिए हवा में वेट है 10 न्यूटन, पानी के अंदर वेट है 8 न्यूटन। तो कहता है द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस बाय, कहता है कि कितना वेट लिक्विड ने कम किया है। हवा में 10 है, पानी में 8 है, तो कहता है कितना वेट लिक्विड कम किया होगा। तो ऑब्वियस सी बात, अगर हवा में 10 है, पानी में 8 है, तो लिक्विड ने कितना वेट कम कर दिया होगा? 2 न्यूटन का वेट कम कर दिया होगा। वही बोलते हैं ना, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेड, कितना जो लिक्विड हटा है उसने वेट कम किया होगा? 2 न्यूटन का। 2 न्यूटन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है सर, 2 न्यूटन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल। ठीक है सर, इधर देखिए, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर द बॉडी एट रेस्ट। रेस्ट पे कौन सी बॉडी होगी?
सर रेस्ट पे वही बॉडी होती है जिसका डिस्टेंस ना बढ़े। देख यहाँ पे ये पोजीशन है सर, इसकी पोजीशन तो घट रही है दम दमादम, देखिए इसकी पोजीशन धीरे धीरे घट नहीं रही है, इसकी पोजीशन देखिए धीरे धीरे घट रही है ना, तो ये तो रेस्ट पे नहीं हो सकता। ये देखिए सर इसका ग्राफ ऐसे जा रहा है, तो देखिए वक्त के साथ इसकी पोजीशन धीरे धीरे बढ़ नहीं रही है, वक्त के साथ इसकी पोजीशन देखिए धीरे धीरे बढ़ते ही जा रही है सरकार, तो ये भी रेस्ट पे नहीं हो सकता। अब देखिए ये ऐसे जा रहा है, वक्त के साथ साथ देखिए इसकी भी पोजीशन धीरे धीरे बढ़ते ही जा रही है, ये भी रेस्ट पे नहीं हो सकता। लेकिन इसको देखिए ये सीधे गया बेचारा, इसका सिर्फ टाइम बढ़ रहा है वक्त के साथ ऐसे ऐसे, पर पोजीशन उसकी वही है। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। ये किस पे होगा सर? रेस्ट पे होगा। किस पे होगा? रेस्ट पे। जिसका डिस्टेंस ना, जिसका पोजीशन, जिसका डिस्प्लेसमेंट ना बढ़े वो रेस्ट पे होता है। डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगला देख लेते हैं सर, पैरेन्काइमा स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। कहता है द सेल्स इनक्लोजिंग द स्टोमा आर कॉल्ड सेल्स। आपको हमेशा याद रखिए, आप प्लीज अपने उसमें जाइएगा, बुक में जाइएगा, स्टोमेटा का ग्राफ होता है, स्टोमेटा का डायग्राम होगा, एक बार जरूर देखिए। मैं इमेज ढूंढ रहा था सर, मिली नहीं, जल्दीबाजी में करना पड़ता है। तो स्टोमेटा एक ग्राफ एक ना प्लांट के अंदर सेल होता है जो ना पत्तियों में होता है, ठीक है सर। जब उसके ऊपर धूप पड़ती है ना तो वो खुल जाता है ताकि पानी एवोपरेट हो जाए। जब पानी खत्म हो जाता है ना पत्तियों का, तो वो अपने आप बंद हो जाता है ताकि ज्यादा पानी एवोपरेट ना हो। ये किससे होता है सर? स्टोमेटा से होता है। स्टोमेटा से ही पत्तियों से पानी एवोपरेट होता है, और स्टोमेटा को खोलने और बंद करने का काम करते हैं गार्ड सेल्स। स्टोमेटा को खोलने और बंद करने का काम करते हैं गार्ड सेल्स। वही ध्यान रखते हैं कि कब खुलेगा और कब बंद होगा, ठीक है सर। वही कहता है द सेल्स क्लोजिंग द स्टोमा, जो होल्स होते हैं पत्तियों के अंदर, उसे खोलने और बंद करने का काम गार्ड सेल्स करते हैं। तो इनक्लोजिंग का काम करता कौन है? गार्ड सेल्स करते हैं सरकार। ज्यादा दिमाग मत लगाइए, स्टोमेटा में गार्ड सेल्स होते हैं, वही पत्तियों के स्टोमेटा को खोलने और बंद करने का काम करते हैं, जिससे पानी एवोपरेट होता है जब पत्तियों के ऊपर धूप पड़ती है। बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, याद रखिए, ठीक है। वायरसेस डू नॉट हैव एनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग अंटिल दे एंटर्ड इन सर, अभी पिछली बार भी बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 3 सैंपल पेपर में आ चुका है। तो इसमें वो यही कह रहा है कि वायरस अगर ऐसे बाहर रहते हैं तो एकदम डेड रहते हैं, और जैसे ही लिविंग बीइंग के अंदर आते हैं वो अलाइव हो जाते हैं। क्यों बाहर डेड इसलिए रहते हैं कि उनके पास मेम्ब्रेन नहीं होती है। वायरस के अंदर मेम्ब्रेन नहीं होती, इसीलिए वो हवा में डेड होते हैं। जैसे ही किसी लिविंग बीइंग के अंदर आएंगे जहां पे उन्हें मेम्ब्रेन मिलेगा वो जिंदा हो जाते हैं। तो वो बंदे और कोई नहीं है। तो वही कहता है कि वो बाहर डेड होते हैं, और अंटिल की जब तक कि उन्हें कोई लिविंग बीइंग ना मिले। वो ऐसा क्यों होते हैं? किसके कारण वो बाहर डेड होते हैं हवा में? याद रखिए, वायरस के पास मेम्ब्रेन नहीं होती है, तो मेम्ब्रेन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। मेम्ब्रेन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, याद रख ले, ठीक है। ये सब गलत है, मेम्ब्रेन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। 3 बार बता चुका हूं, ठीक है सरकार। अब हमेशा याद रखिए, ये मॉलिक्यूल्स मोल कंसेप्ट तो है भी नहीं भी ना, कहता है ये याद रखिए, ठीक है। अच्छा हाँ, इसने क्या पूछा है? व्हाट हैपेंस ऑन एडिंग द डाइल्यूट HCl मिक्सचर ऑफ आयरन फाइलिंग। देखिए आयरन यहाँ पे ले लीजिए Fe में हमने क्या डाल दिया? HCl। जैसे ही Fe में आप HCl डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे बन जाएगा सर FeCl2 प्लस में H2 बाहर निकल जाएगा, ठीक है सरकार, और यहाँ पे 2 आ जाएगा, तभी तो बैलेंस होगी ना, H2 FeCl2। हाँ करेक्ट है सर। अगर आयरन में आप यही डाला है ना, HCl ही तो डाला है, व्हाट हैपन टू द HCl ही डाला हुआ है सरकार आयरन। हाँ करेक्ट है। एंड सल्फर पाउडर सर, अभी देखिए आयरन फाइलिंग में उसने क्या कहा है? आयरन में अगर आप पानी HCl डालेंगे तो क्या होगा, और फिर कहता है उसमें सल्फर का पाउडर डाल दीजिए। सर आपको पता है सल्फर उसके साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा, सल्फर जो है ना इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा। तो आपको बस ध्यान में रखना है, आयरन में अगर आप HCl डालेंगे तो ये वाली रिएक्शन हो जाएगी, लेकिन अगर आप इसके अंदर सल्फर डाल देंगे तो सल्फर इसके साथ रिएक्ट नहीं करता है, सल्फर इसके साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो ठीक है, तो देखिए, तो जब रिएक्ट नहीं करेगा तो HS थोड़ी ना फॉर्म होगा, ये तो गलत हो गया, आउट ऑफ कवरेज है कहता है। और सेकंड ऑप्शन कहता है, सेकंड ही सेइंग द कलरलेस एंड ऑर्डरलेस, हाँ सर, एक कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस फॉर्म होती है, ये बात बिल्कुल सत्य है। और FeSC फॉर्म सर, सल्फर रिएक्ट नहीं करता तो ये भी नहीं बनेगा। देखिए ना FeS बोला है
तो सल्फर रिएक्ट नहीं करेगा तो ये कैसे बनेगा। तो और दूसरा है अ ग्रीनिश सॉल्यूशन इज, हाँ सरकार ग्रीनिश सॉल्यूशन आ जाएगा क्योंकि आयरन के कारण। तो ये दोनों करेक्ट होंगे, तो बी एंड सी करेक्ट होना चाहिए। तो इसने बी और ई लिख दिया सरकार। तो अब आप देख लिए ऑल ऑफ दिस तो बिल्कुल करेक्ट नहीं होगा, है ना। तो आपका करेक्ट होगा बी एंड सी। सर ये रहा बी एंड सी, ये वाला करेक्ट हो जाएगा, डी गलत हो जाएगा। बी एंड, सर ये सी है उसने गलती से ई लिखा होगा, बी एंड सी करेक्ट होगा। अ कलरलेस सॉल्यूशन बनेगा, अ ग्रेनिश सॉल्यूशन अपीयर हो जाएगा, बी एंड सी करेक्ट होगा। आप बोलेंगे क्या FeS नहीं बनेगा, नहीं सर, आयरन के साथ सल्फर रिएक्ट नहीं करेगा। HS नहीं बनेगा, नहीं सर, आयरन के साथ सल्फर रिएक्ट नहीं करता। दिस विल बी द योर करेक्ट आंसर। याद रखिए अगला सवाल ये रहा आपके लिए। हमेशा कहता है मिल्क डज नॉट प्रोवाइड, कहता है दूध में क्या नहीं होता, दूध में क्या नहीं होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है सरकार, प्रोटीन होता है और फैट भी होता है दूध में। दूध में ये तो होता है विटामिन A एंड D भी होता है सर, दूध में विटामिन D तो भरा होता है। मिनरल्स लाइक फॉस्फोरस, सर दूध में कैल्शियम भी होता है। तो कुछ नहीं, क्या नहीं होता दूध में, सर दूध में आयरन नहीं होता। याद रखिए दूध में क्या नहीं होता, पेन गिर गया था सर, दूध में क्या नहीं होता, आयरन नहीं होता। दूध में क्या नहीं होता, आयरन नहीं होता। मिल्क में आयरन नहीं होता है, कैल्शियम होता है, विटामिन D होती है, फॉस्फोरस होता है, ठीक है, और ये सब होता है, पर विटामिन दूध में कभी भी आयरन नहीं होता, ठीक है सरकार, याद रख लीजिए। अगला सवाल सर असर्शन एंड रीजनिंग है। असर्शन एंड रीजनिंग आपको एक असर्शन एंड रीजनिंग में आपको करके दिखा देता हूँ सो दैट यू कैन गेट द पॉइंट। कैसे करना है, वहां पे कहता है द बस ट्रेवल टू 225 किलोमीटर, बस 250 किलोमीटर चलती कहाँ से, दिल्ली से जयपुर। मान लीजिए ये रहा दिल्ली, ये रहा दिल्ली और ये रहा जयपुर, यहाँ से यहाँ तक वो चली, दिल्ली से जयपुर तक चली है। टुवर्ड्स द बेस्ट एंड देन इट्स कम बैक टू द, अरे सर पहले वो यहाँ से इधर को जाती है फिर वापस यहीं से यहाँ को आ जाती है। सर क्या माहौल है, पहले यहाँ से यहाँ तक पहुंची फिर यहाँ से यहाँ तक आ गई। तो कहता है बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 0। कहता टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। हाँ सर, अगर आप जहां से चले हैं वहीं आ जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट 0 है। देखिए आप पैदा हुए थे ना जहां से और मर के उधर ही चले जाएंगे, जो डिस्प्लेसमेंट इज 0। आप यहाँ पे कुछ समय के लिए हैं तो भी रो रहे हैं, नंबर नहीं आ रहे, ये नहीं हो रहा, मम्मी नहीं बोल रही, फलाना ढिमकाना है। आपको एक दिन मरना है, देन व्हाई यू आर वरी, लिव योर लाइफ, ठीक है सर। जो हो रहा है उसे होने दो, जो हो रहा है वो सही हो रहा है, एवरीथिंग इज फाइन। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जिस दिन आप खुश होंगे ना, असली मायनों में जिंदगी आप उसी दिन जिएंगे। बाकी सब तो फर्जी है, जो रो रहा उसे रोने दीजिए, जो बोल रहा उसे बोलने दीजिए, ठीक है। तो याद रखिए जहां से जाएंगे अगर वहीं पे दोबारा आ जाएंगे तो आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। ये बात सही कही सर, असर्शन आप बिल्कुल सत्य है, मैं आपके साथ हूँ सर। अब देखते हैं जरा रीजन में क्या बोला है। The average velocity of a bus for a whole journey is 0। सर एवरेज बोल, देखिए हमेशा याद रखिए एवरेज का मतलब होता है जितना गया और उतना ही आया। पहले डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा, आप एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहा है। अरे भाई डिस्प्लेसमेंट में एवरेज का कोई लेना देना नहीं है। तो असर्शन तो करेक्ट है, रीजन गलत है, ठीक है। असर्शन तो करेक्ट है और रीजन गलत है, ये याद रख लीजिए, ठीक है। तो आपको बस यही मार्क करना, असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज गलत। तो ये सी विल बी द असर्शन करेक्ट और रीजन गलत हो जाएगा। और एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, जितना मान लीजिए 500 किलोमीटर, 250 किलोमीटर बोला था ना, तो मान लीजिए उसने 250 गया है और 250 ही आया है, तो एवरेज क्या निकल के आएगा, 250 जाना प्लस में 250 आना अपॉन में 2, इट विल बी 500 अपॉन में 2, इट विल बी 250। एवरेज वेलोसिटी 0 नहीं आएगी, एवरेज वेलोसिटी 0 नहीं आएगी, एवरेज वेलोसिटी 250 आएगी, ठीक है सर। इसीलिए रीजन गलत है, इसीलिए रीजन गलत है, असर्शन करेक्ट है, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है सर। अभी के लिए सर इतना ही रखते हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा और अच्छे तरीके से आपको और समझाऊंगा। इसे करके जाइए प्लीज, क्वेश्चन ऐसे ही आने हैं। अगर चाहते हैं आप दोस्त को भेज दीजिए ये वीडियो, वो सब्सक्राइब कर लेगा अगर आप चाहते हैं तो, और आप खुद भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप यहाँ अभी तक देख रहे हैं तो, ठीक है सर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए डे बाय डे क्लासेस।